जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और राजस्थान की सभी जो बहुत सारी भर्तियां आ रही है उनकी आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा चर्चा का विषय था राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। इसकी हम थोड़ी पृष्ठभूमि पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रजामंडल वन बाय वन अध्ययन करना चाहते हैं। पहला हमारा प्रजामंडल रहेगा दोस्तों जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल सभी प्रजामंडलों में मेरे ख्याल से जयपुर प्रजामंडल थोड़ा टफ माना जाता है, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको जयपुर प्रजामंडल सबसे आसान लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम इसको बहुत ही आसानी से सीक्वेंसली वन बाय वन इसकी स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो के अंत तक आपको इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। शुरू करते हैं इसको। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में। कौन करता है? कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में। कौन करता है? कर्पूर चंद पाटनी। राजस्थान में सबसे पहले अगर किसी प्रजामंडल का गठन हुआ है तो उसका नाम है जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कर्पूर चंद पाटनी द्वारा 1931 में की जाती है। लेकिन ये जो प्रजामंडल था इसको जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था, इस वजह से ये क्रियाशील भी नहीं हुआ था। तो होता क्या है उसके बाद में 1938 में सेठ जमनालाल बजाज तथा हीरालाल शास्त्री 1938 में सेठ जमनालाल बजाज तथा हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। हालांकि कई जगह पर 1938 भी मिलता है, कई जगह पर 1937 भी मिलता है, लेकिन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में इसको 1937 लिखा हुआ है। तो मैं वही डाटा यहाँ पर भी लिख देता हूँ, जो कि भारत सरकार की तथा राजस्थान सरकार की ऑथेंटिक किताब है। 1937 में जमनालाल बजाज तथा हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है। जमनालाल बजाज को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अलावा चिरंजी लाल मिश्र को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। हीरालाल शास्त्री को सचिव बनाया जाता है और कर्पूर चंद पाटनी इनको बनाया जाता है संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी। संयुक्त सचिव कर्पूर चंद पाटनी को बनाया जाता है। इस प्रकार से जो 1931 में कर्पूर चंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया, उसका पुनर्गठन 1937 में जमनालाल बजाज तथा हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से होता है। थोड़ी आगे की चर्चा करते हैं अब हम। 8 से 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है। जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जिसमें जयपुर में लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की मांग पुरजोर रखी जाती है और इसके लिए कार्य योजना भी बनाई जाती है। उसके बाद में इसी के समानांतर और क्या क्या घटनाक्रम घटित हो रहे थे उन पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। 1939 में दुर्गावती शर्मा द्वारा जयपुर में महिलाओं का एक विशाल धरना आयोजित किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भाग लेती हैं जयपुर प्रजामंडल के निहितार्थ। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है कि दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में 1939 में जयपुर प्रजामंडल के दौरान महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, बहुत बड़ा धरना आयोजित किया गया था। एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ 1938 वाले कंटेंट में। 1938 में ही हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावटी किसान सभा का, जो कि शेखावटी क्षेत्र में किसानों की मांग रख रही थी,
शेखावटी किसान सभा। 1938 में ही शेखावटी किसान सभा का जयपुर प्रजामंडल में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों द्वारा विलय कर दिया जाता है। उसकी बाद की परिस्थितियों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 1941 में क्या होता है, जो चिरंजीलाल मिश्र थे, इनका जयपुर प्रजामंडल के अन्य जो सदस्य थे उनके साथ मतभेद हो जाता है। इस वजह से चिरंजीलाल मिश्र जयपुर प्रजामंडल से अलग हो जाते हैं और अपना एक अलग दल बना लेते हैं। उस दल का नाम होता है प्रजामंडल प्रगतिशील दल, प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी। प्रजामंडल प्रोग्रेसिव दल किसके द्वारा बनाया जाता है? चिरंजीलाल मिश्र के द्वारा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? अन्य साथियों से मतभेद हो जाने के कारण 1941 में प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन चिरंजीलाल मिश्र के द्वारा कर लिया जाता है। उसके बाद में 1942 की बात करते हैं। 1942 में क्या होता है दोस्तों, हीरालाल शास्त्री 1942 में हीरालाल शास्त्री और जयपुर रियासत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मिर्जा इस्माइल। 1942 में हीरालाल शास्त्री तथा मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हो जाता है। मिर्जा इस्माइल जो कि जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य ये जो समझौता होता है, इस समझौते को कहा जाता है जेंटलमैन अग्रीमेंट। जेंटलमैन अग्रीमेंट। राजस्थान के मेरे ख्याल से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध कौन से प्रजामंडल से है। तो हमें आंसर देना है जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध जयपुर प्रजामंडल से है। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य ये समझौता घटित होता है। उसके बाद की परिस्थितियों पर अगर हम बात करें तो 1942 में जब ये समझौता घटित हो गया तो हीरालाल शास्त्री अब आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इनके जो अन्य सदस्य थे जो प्रजामंडल की ही इनके साथ थे वो आंदोलन के पक्ष में थे और वो कांग्रेस से जुड़े हुए रहकर आंदोलन को और आगे गति देना चाहते थे। इस वजह से 1942 में ही जो जयपुर प्रजामंडल है इसका विखंडन हो जाता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है। इसका एक हिस्सा निकलता है आजाद मोर्चे के नाम से 1942 में, यानी कि जयपुर प्रजामंडल के दो धड़े हो जाते हैं। दूसरे धड़े का नाम है आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? आजाद मोर्चा का गठन किया जाता है बाबा हरिश्चंद्र। इसके अलावा रामकरण जोशी, इसके अलावा दौलत राम भंडारी। ये हम नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी बार एग्जाम में इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि 3-4 नाम दे दिए जाते हैं, उनमें से ऐसा कहा जाता है इनमें से कौन सा नेता इस प्रजामंडल से संबंधित नहीं। जैसे इसमें से 3 नाम तो ये दे दिए, चौथा नाम कोई दूसरा दे दिया, बाल मुकुंद बिस्सा दे दिया जैसे, और फिर पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा नाम जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। इस वजह से हमको केवल संस्थापक का नाम ही ध्यान में नहीं रखना है और नहीं अपने को स्थापना वर्ष ध्यान में रखना है। आजकल क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग हो चुका है। वो जो क्वेश्चन का पैटर्न हुआ करता था वो घिसा पेटा केवल स्थापना वर्ष पूछता था, उसके बाद में संस्थापक का नाम पूछता था। आजकल ऐसे क्वेश्चन आने एग्जाम में बंद हो गए, थोड़ा अंदर से भी क्वेश्चन आने लगे। इस वजह से मैं थोड़ी सी चर्चा अंदर से भी कर रहा हूँ। दौलत राम भंडारी 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट के बाद आजाद मोर्चे का गठन होता है, क्योंकि ये खुश नहीं थे। बाबा हरिश्चंद्र, दौलत राम भंडारी, रामकरण जोशी, इनके द्वारा आजाद मोर्चे का गठन कर लिया जाता है। एक और नाम है इसमें हंस डी रॉय। तो हंस डी रॉय का भी नाम इसमें सम्मिलित है। इनके द्वारा आजाद मोर्चे का गठन किया जाता है। 1942 में जो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन अग्रीमेंट हुआ था, इसमें ऐसी कौन कौन सी बातें थी? पहली शर्त तो ये थी कि रियासत यानी कि जयपुर रियासत द्वारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध घटित हो रहा था, तो जयपुर रियासत द्वारा अंग्रेजों का साथ नहीं दिया जाएगा। दूसरी शर्त ये थी
जो क्रांतिकारी इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं रियासत में, उनको विरोध करने की स्वतंत्रता होगी। तीसरी शर्त इसमें ये थी, जो भी क्रांतिकारी जयपुर रियासत में आना चाहते हैं और वो दूसरी रियासत के हैं या फिर भारत के दूसरे हिस्से से अगर आ रहे हैं, वो भले ब्रिटिश प्रांत के हो, चीफ कमिश्नरी के हो या फिर अन्य रियासतों से हो, तो वह जयपुर में आ सकते हैं। वो जो भी आंदोलनकारी आना चाहते हैं वो जयपुर में आ सकते हैं, आंदोलन में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। इस प्रकार की इसमें 3-4 शर्तें ऐड की हुई थी जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत। इसके बाद में 1945, इधर ही लिख देता हूं, 1945 में आजाद मोर्चा जो कि अलग हो गया था, वो वापस जयपुर प्रजामंडल में मिल जाता है, यानी कि वापस जयपुर प्रजामंडल में आजाद मोर्चे का समावेश हो जाता है। और एक और शर्त जो इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में थी, वो मैंने इस वजह से नहीं बताई क्योंकि बहुत स्वाभाविक है। चौथी शर्त ये भी थी कि बहुत ही जल्दी शीघ्र, यानी कि शीघ्र जयपुर में लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। तो ये 4 शर्तें जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत थी। हालांकि इनमें से किसी भी शर्त का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, बावजूद इसकी ये 4 प्रकार की शर्तें मिर्जा इस्माइल तथा हीरालाल शास्त्री के मध्य जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 1942 में, उसमें थी। उसके बाद में जयपुर प्रजामंडल 2 भागों में बढ़ गया था। एक का नाम था आजाद मोर्चा, जिसका नेतृत्व बाबा हरिश्चंद्र, दौलत राम भंडारी, रामकरण जोशी, हंस डिरोई कर रहे थे, और दूसरा जो था वो हीरालाल शास्त्री वगैरह का था। उसके बाद में 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जयपुर आते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1945 में जयपुर आने पर आजाद मोर्चा वापस जयपुर प्रजामंडल में मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अलग हुए थे वो वापस एक हो जाते हैं। इसके बाद की परिस्थितियों पर अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 27 मार्च 1947, जब इस प्रकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन को काफी समय बीत गया था, तब सरकार पर भी जो रियासत है, रियासत के जो शासक है, मानसिंह द्वितीय थे यहाँ पर जयपुर रियासत के शासक, तो उन पर भी दबाव पड़ता है और वो लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाता है। हालांकि इससे पहले भी मंत्रिमंडल का गठन किया था, लेकिन उसमें प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इस वजह से 27 मार्च 1947 को लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार जो बनी थी उसका विस्तार किया जाता है और उसमें प्रजामंडल के अन्य सदस्यों को भी जोड़ा जाता है। इस मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल था, थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं। इस मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इसके अलावा इसमें देवी शंकर तिवारी भी इस मंत्रिमंडल में शामिल थे। इसके अलावा इसमें दौलत राम भंडारी जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, वो भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा इसमें टीकाराम पालीवाल भी शामिल थे। 27 मार्च 1947 को जयपुर रियासत द्वारा लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार जो गठित हुई थी उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है और प्रजामंडल के जो सदस्य थे उनको अधिक उसमें प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। उसका मुख्यमंत्री बनाया जाता है हीरालाल शास्त्री को। इसके अलावा देवीशंकर तिवारी, दौलत राम भंडारी, टीकाराम पालीवाल भी उस मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। ये जो मंत्रिमंडल था ये सक्रिय था, काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद में हम सबको जानकारी है 30 मार्च राजस्थान के एकीकरण में हमने पढ़ा था। 30 मार्च 1949 को जयपुर राजस्थान में विलय हो गया था, राजस्थान में मिल चुका था। तो उसके बाद में ये जो मंत्रिमंडल था ये भी समाप्त हो गया था, यानी कि 30 मार्च 1949 तक इस मंत्रिमंडल ने काम किया और ये मंत्रिमंडल कार्यरत भी रहा था। दोस्तों, आज हमने चर्चा की है जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में, किस किस की क्या भूमिका रही उसको समझने की कोशिश की है।
इसमें अपने को एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि जितने भी मैंने नामों का जिक्र किया है वो नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़ी डीप आने लगे। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो डेट वगैरह है, जैसे 1939 में क्या हुआ था, 1941 में क्या हुआ था, 1944 में क्या हुआ था, ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें ये भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से ध्यान में रखनी है, क्योंकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो पर्टिकुलर क्लास है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी। वीडियो को अगर आपने शुरू से अंत तक देखा है तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।